कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट का चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एक नया चैप्टर है डेथ ऑफ ए पार्टनर। एक्चुअली एक नया चैप्टर नहीं है इसमें कुछ भी। इसमें मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स जो आप रिटायरमेंट के टाइम पे करते थे, सेम सारी ही ट्रीटमेंट वैसी ही करनी है। बस एक डिफरेंस आएगा कि डेथ सर्टेन नहीं होती और रिटायरमेंट सर्टेन होती है। रिटायरमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे हो सकती है मगर डेथ सर्टेन नहीं है, इसलिए कभी भी हो सकती है। तो टिल द डेट ऑफ डेथ आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ऑन सम क्राइटेरिया। उसके लिए एक बेसिस क्वेश्चन में गिवन होगा, उसी बेसिस पर आपको वो निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं कि उसका क्या बेसिस क्वेश्चन में गिवन होगा और क्या क्या ट्रीटमेंट आपने एडजस्टमेंट बेसिकली करनी है सारी उसके अंदर डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस में। मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे मैक्सिमम ट्रीटमेंट वैसी ही हैं जैसा रिटायरमेंट में है। आज हम इनको सिर्फ ब्रीफिंग करेंगे। बाकी सारी डिटेलिंग्स के लिए आप रिटायरमेंट की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें सारी डिटेल जैसी ही दी गई है। बस वहां पर डिजीज पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर की जगह डेथ जिसकी हुई है वो वाला पार्टनर होगा और ट्रीटमेंट सारी वैसी हैं। तो जिस भी ट्रीटमेंट के लिए आपको कुछ डिटेल पता करनी हो तो आप रिटायरमेंट के चैप्टर में जा सकते हैं। यहां पर हम उसको ब्रीफिंग में डिटेल करेंगे, ब्रीफ करेंगे बस, जिससे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा डेथ समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसके बाद अगर एक और केस आ जाता है डेथ ऑफ ए पार्टनर का, रिटायरिंग ऑफ ए पार्टनर की तो आपने डिटेल पढ़ी ली है। तो उसमें बहुत बड़ा चेंज नहीं है क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पर भी पार्टनर जाता है और डेथ के टाइम पर भी पार्टनर जाता है। तो उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। बस एक डिफरेंस आएगा क्योंकि रिटायरिंग एक पर्टिकुलर टाइम पे हो सकती है जिसको कंपनी फर्म डिसाइड कर सकती है, मगर डेथ कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, सर्टेन नहीं होती। तो टिल द डेट ऑफ डेथ रिटायरिंग पार्टनर का कुछ प्रॉफिट मतलब डिजीज पार्टनर का कुछ प्रॉफिट भी अवेलेबल हो सकता है टिल द डेट ऑफ डेथ। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, उसके लिए जो डाटा गिवन होता है क्वेश्चन में उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए समझते हैं कि डिजीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। पहली चीज, उसके अकाउंट में उसका जो प्रॉफिट जो अपना ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल का, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस होगा। और अगर उसके पास कोई करंट अकाउंट भी चल रहा था, अगर वो दूसरे अकाउंट से मेंटेन करा जा रहा था यानी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जा रहा था, तो डिजीज पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो डिजीज पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये एक्चुअली क्रेडिट बैलेंस होगा तो यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि सब कुछ उसके कैपिटल अकाउंट में मर्ज कर दिया जाएगा। और अगर इसका डेबिट बैलेंस होगा तो यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू डिजीज पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर उसका नाम सी है तो सीज करंट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड जिधर भी उसका बैलेंस आएगा तो यहां पर डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट के चढ़ जाएगा, करेक्ट। और अगर पार्टनर का लोन है यानी कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ था, तो क्योंकि अब वो पार्टनर की तो डेथ हो चुकी है तो उसका सारा हिसाब किताब करना है, तो पार्टनर का लोन अकाउंट भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि उसकी अब डेथ हो चुकी है तो उसका लोन जो है वो वापस करना है, तो उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही वापस कर दिया जाएगा। तो बाय पार्टनर्स, डिजीज पार्टनर्स, सारी बातें डिजीज पार्टनर्स से रिलेटेड है। डिजीज पार्टनर्स लोन अकाउंट जो उसने फर्म को दे रखा था वो यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर फर्म ने उसे दे रखा था यानी कि उसके पास डेबिट बैलेंस था तो टू लोन टू पार्टनर, यानी कि फर्म ने अगर उसे दे रखा था तो डेबिट बैलेंस होगा, तो लोन टू पार्टनर अकाउंट यहां पर डेबिट कर दिया जाएगा। तो यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन कर दूं कि या तो करंट अकाउंट के अंदर ये अकाउंट आएगा या ये आएगा, इन दोनों में से कोई आएगा। या पार्टनर्स के लोन अकाउंट में तो दोनों चीजें आ सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं, पार्टनर ने लोन दिया भी हो सकता है, लिया भी हो सकता है, तो दोनों अकाउंट की अवेलेबिलिटी हो सकती है।
उनके अलग अलग अकाउंट चल भी रहे हो सकते हैं और नहीं भी चल सकते। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा कि दोनों अकाउंट होंगे, क्योंकि अगर उसने लोन दिया होगा तो फिर वो लोन लेगा क्यों। तो इसलिए नॉर्मली इसके अंदर ये मान के चल सकते हैं कि इसमें से भी एक अकाउंट होगा, दोनों अकाउंट नहीं होंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ पार्टनर्स के पास कुछ प्रॉफिट का हिस्सा आएगा, जिसको हम बाद में कैलकुलेट करके दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यानी कि वो पैसा जो पार्टनर्स के की डेथ तक, टिल द डेट ऑफ डेथ, वो पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा, डिजीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। वो पैसा जिस तारीख तक वो उसकी डेथ नहीं हुई थी और उस दिन तक का प्रॉफिट जो होगा वो यहाँ पर ट्रांसफर होगा। हो सकता है ये प्रॉफिट ना हो, ये लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट है टिल डेट तो क्रेडिट हो जाएगा, अगर लॉस है टिल डेट तो उसके अकाउंट में डेबिट भी किया जाएगा। तो यहां पर इसको भी हम कह सकते हैं या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इन दोनों में से एक अकाउंट आएगा। और अगर हम बात करें, यानी कि ये जो पैसा है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर, टिल द डेट ऑफ डेथ, इसके बारे में यह बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर कि इसका क्या होगा। उसके बाद और क्या हो सकता है, जिस दिन वो रिटायर हो रहा है, जिस दिन उसकी डेथ हो रही है, उस दिन तक का रिवॉल्यूशन अकाउंट भी बनेगा। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट अगर होगा तो यहां पर आ जाएगा, और अगर लॉस होगा, उसका शेयर की बात करेंगे, सिर्फ लॉस होगा तो रिवॉल्यूशन का लॉस यहां आ जाएगा। तो इन दोनों में से भी एक अकाउंट ही होगा, राइट। ये बात समझ में आ गई है? हाँ सर। उसके बाद बात करें कि अगर पार्टनर्स की डेट ऑफ डेथ तक कोई फर्म के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे, तो यहां पर शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आगे तक लिख देता हूं मगर आपने नहीं लिखना। जैसे जनरल रिजर्व के अंदर भी हो सकता है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर भी हो सकता है, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर हो सकता है, जो भी पार्ट उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होते हैं, वो वाली बात। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होगी टिल द डेट ऑफ डेथ, वो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और अगर उसके नाम की कोई सैलरी ड्यू होगी तो वो भी इसमें जाएगी। क्या बात समझ में आ गई है? तो ये सारी बातें उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी, और रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस भी लिख दिया हमने। और अगर फर्म के अंदर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हैं, जो किस नाम से हो सकते हैं, उसका नाम हो सकता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से भी हो सकता है, या फिर P&L अकाउंट जो पार्टनर्स के अकाउंट में पड़ा हो सकता है, वो भी हो सकता है। कोई भी चीज हो, आपको यहां पर उसके नाम में भी डेबिट करनी पड़ेगी। अगर उसने ड्राइंग्स की हुई हैं तो ड्राइंग्स के नाम का भी इसको टू कैश या बैंक करके लिखेंगे, मतलब ड्राइंग्स की बात कर रहा है। और अगर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी अमाउंट यहां पर डेबिट किया जाएगा। और अगर कोई गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल, बुक्स में एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो यहां पर गुडविल टिल द डेट ऑफ डेथ राइट ऑफ होगी, अगर पॉसिबिलिटी है, अगर गुडविल का अमाउंट अवेलेबल है तो।
तो ये नॉर्मली सारी बातें जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट होती थी, वही सब चीजें यहां पर मिल जाएंगी आपको। और अगर करंट अकाउंट बना होता है तो वो भी मैंने आपको बता दिया, और यहां पर शेयर ऑफ गुडविल भी उसको जाएगी। तो शेयर ऑफ गुडविल की एंट्री जो आप करते थे अभी भी वही होगी। गुडविल की एंट्री आपके लिए तो गुडविल के लिए आपकी जो एंट्री होनी है बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसकी डेथ होने से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो फर्म को चला रहे हैं, तो उसकी वजह से एक आदमी की जो डेथ हुई है उसकी वजह से उनको जो प्रॉफिट हुआ है, उनके शेयर के अंदर जो गेन हुआ है, उसी रेशो में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, मतलब उनके अकाउंट से क्रेडिट कर देंगे डिजीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर, यानी कि उनके अकाउंट को डेबिट कर देंगे उतने अमाउंट से डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो ये सारी बातें, ये जो हमने किया है, ये बेसिकली हमने किया है, तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अवेलेबिलिटी भी हो सकती है, सैलरी अकाउंट उसका अगर कोई पेंडिंग है, और ये अमाउंट जो गुडविल का शेयर है, यानी कि इसको बोलेंगे शेयर ऑफ गुडविल, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं, जैसे कि आपने पार्टनरशिप के अंदर रिटायरमेंट की बातें सीखी थी, सेम सब कुछ यहां पर ही है। पुराना बैलेंस जो उसके ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आ रहा है, और अगर कोई करंट अकाउंट भी उसके क्वेश्चन में दिखा रखा है तो उसका क्रेडिट बैलेंस इधर ट्रांसफर हो जाएगा और डेबिट बैलेंस इधर ट्रांसफर हो जाएगा। और पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट है, अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा डिजीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और टिल द डेट ऑफ डेथ जो प्रॉफिट का पार्ट है उसको प्रॉफिट एंड सस्पेंस अकाउंट से क्रेडिट कर देंगे। रिवोल्यूशन का अगर प्रॉफिट अवेलेबल है तो वो डाल देंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की जो भी कुछ रिजर्व्स वगैरह पड़े हैं उनको भी ट्रांसफर कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कुछ बनता है वो भी ट्रांसफर कर देंगे, सैलरी और ट्रांसफर कर देंगे, और शेयर ऑफ गुडविल का जो पार्ट है गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करके उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे डिजीज पार्टनर्स के। और डेबिट साइड में बात करेंगे तो अगर करंट अकाउंट में कोई डेबिट बैलेंस है तो वो ट्रांसफर कर देंगे। और उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने लोन लिया हुआ है फर्म से, अगर किसी पार्टनर ने लोन लिया हुआ है फर्म से, तो पार्टनर के लोन अकाउंट को यहां पर डेबिट कर देंगे, जिससे उसके लोन अकाउंट, यहां पर बेसिकली लोन अकाउंट को क्लोज कर दिया है, इधर भी लोन अकाउंट को क्लोज किया। ये पार्टनर ने फर्म को दे रखा था और ये पार्टनर ने फर्म से ले रखा था, तो ये डेबिट बैलेंस है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस टिल द डेट ऑफ प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो कंपनी के अंदर जो भी डाटा गिवन होगा उससे कैलकुलेट किया जाएगा ये, और उसके सस्पेंस अकाउंट के अंदर डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट से उसको डेबिट कर दिया जाएगा। अगर लॉस है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर दिया गया। रिवोल्यूशन का लॉस भी डेबिट किया जा सकता है, और एक्यूमुलेटेड लॉसेज अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है उनकी लास्ट बैलेंस शीट में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में यहाँ पर डाल दिया जाएगा। और अगर ड्रॉइंग्स भी अगर उसने टिल द डेट ऑफ डेथ कुछ की है तो उसको भी यहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा, और उस पर लगने वाला इंटरेस्ट भी डेबिट कर दिया जाएगा। और अगर गुडविल बुक्स में कोई दिखाई दे रही है, यानी कि बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है, तो उसको राइट ऑफ भी यहाँ पर हम कर देंगे। तो बस नॉर्मली मोरओवर सारी बातें यहाँ पर हो चुकी हैं। इसका मतलब जो भी पैसा होगा वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, जो डिजीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखाई देगा। और फाइनली क्योंकि वो आदमी की डेथ हो चुकी है तो अब उसके नॉमिनी को ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उसके नॉमिनी को अगर हमने पैसा देना भी है तो पहले उसके नॉमिनी के अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहां पर उसका जो अकाउंट बनेगा वो हम बात करेंगे डिजीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, उसका नाम होगा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर मतलब उसका जो नॉमिनी है उसके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, राइट। तो इस तरह से
इसका अकाउंट क्लोज कर देगा। ये एक्चुअली बैलेंसिंग फिगर होगी, यानी कि उसके अकाउंट में सारा पैसा जो उसके लिए बन रहा था, बैलेंसिंग फिगर, तो उस तरह से ये पैसा यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाए उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो अगर उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो उसके आगे का क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है, इस साल के लिए सिर्फ, आगे के सालों में ये क्वेश्चन इसको जोड़ दिया जाएगा। मगर अभी फिलहाल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2021 आपके कोर्स में एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना नहीं आएगा। ये किसी टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, मतलब होता ही है, मगर इस साल के लिए स्पेसिफिकली आपके लिए इसको छोड़ दिया गया है, तो काफी आराम है आपके लिए। तो बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ जाएगी और इसका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर वो सारी चीजें चल रही हैं जो डिजीज पार्टनर है, जो आपने रिटायरमेंट के टाइम पर भी सारी की थी। तो चलिए अब हम बेसिकली समझते हैं कि जो प्रॉफिट होता है टिल द डेट ऑफ डेथ, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए कौन कौन सा डाटा गिवन हो सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि एडजस्टमेंट एंड कैलकुलेशन फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ डिजीज पार्टनर्स को कैसे एडजस्ट करेंगे और कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, जो हमने ऊपर दिखा दी है। अकाउंटिंग करते वक्त दो चीजें होंगी, दो केस होंगे। पहला केस है व्हेन, केस 1 है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज। यानी कि रिमेनिंग पार्टनर जो हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, यानी कि एक पार्टनर के जाने के बाद उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रही थी अभी भी वही चलेगी। तो क्या होगा, तो आपकी एंट्री बनेगी अगर आपको प्रॉफिट होता है तो, यानी कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अमाउंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले इसकी हम एडजस्टमेंट देख रहे हैं कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी। और अगर लॉस होता है इन केस ऑफ प्रॉफिट है ये, और इन केस ऑफ लॉस एंट्री बनेगी इसकी रिवर्स, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। राइट, इन केस ऑफ लॉस, यानी कि ऊपर की रिवर्स एंट्री हमने यहां पर कर दी। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, या तो ऊपर वाली एंट्री होगी प्रॉफिट के केस में, या फिर लॉस के केस में ये एंट्री होगी। ये तो केस है व्हेन रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज। मगर ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर के जाने से, यानी कि उसकी डेथ होने पे, केस 2 है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेस, यानी कि उनके बीच में एक पार्टनर की डेथ के बाद कोई नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाती है, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। तो उस केस में हम एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से नहीं करेंगे, याद रखेंगे
यहां पर एडजस्टमेंट मैं अलग से पेन से लिख देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से याद रहे ये बात। एडजस्टमेंट बहुत डार्क हो रहा है, इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं पेन को। एडजस्टमेंट should not be done through प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू एडजस्टमेंट कर देंगे। कैसे करेंगे सर? तो यहां पर हम करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, तो यहां पर नहीं है तो इसका मतलब वहां पर वो डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, तो इस केस में हमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से एडजस्टमेंट नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट बात है ये 1 नंबर में आपके पास एमसीक्यू का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसके लिए भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये बात। मैं इसको अलग से मेंशन किया है आपको, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसको मैं ब्रैकेट में भी डाल देता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो यानी कि इसको एडजस्टमेंट थ्रू सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से नहीं करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट किससे करनी है? आपको एडजस्टमेंट करनी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। यानी कि जितने भी पार्टनर्स को गेन हुआ है उनको डेबिट कर दिया जाएगा और डिजीज पार्टनर्स यानी कि जिसकी डेथ हुई उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। आई थिंक इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन इस साल के पेपर में, बोर्ड के पेपर में आएगा कि अगर हम जो एक किसी पार्टनर्स की डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है, तो उनका प्रॉफिट हम कौन से अकाउंट से क्रेडिट करते हैं डिजीज पार्टनर्स को। उस पार्टनर को जिसकी डेथ हो गई है उसका प्रॉफिट, उसके शेयर का प्रॉफिट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है सर, हमें समझ में आ गई है। अब बात आती है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन के बेसिस के लिए आपके पास 2 बेसिस होते हैं। पहला बेस होगा आपका टाइम बेस्ड और दूसरा बेस होगा आपका टर्नओवर बेस यानी कि सेल्स बेस। तो आपके पास बेसिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट हो या लॉस हो, कैलकुलेशन दोनों की सेम ही होगी, इसी तरह से होगी। अगर आपको बोला जाए कि पहला इसका जो बेस है वो है टाइम बेसिस, उसको समझा देते हैं। दूसरा हमारा बेस है टर्नओवर बेसिस या सेल्स बेसिस भी हम इसको लिख सकते हैं। टर्नओवर का मतलब सेल्स ही होता है। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बेसिस पे आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं क्वेश्चन के लिए। एक राम मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। जोशी डाइड ऑन 28th of February 2019। क्वेश्चन बना लेता हूं, एग्जांपल बना लेता हूं। हमारे पास एग्जांपल है टाइम बेसिस का। ये टाइम बेसिस पे हम इसको कैसे निकालेंगे? नाम है राम मनोहर, राम RMNJ, 3 नाम हैं और तीनों पार्टनर हैं और जोशी की डेथ हो जाती है। कब होती है? 28th of February 2019 के दिन। His shares of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of
3 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ, यानी कि पिछले 3 साल की एवरेज का के बेसिस पर इस साल के प्रॉफिट को निकाला जाएगा और उसके शेयर को उसको दे दिया जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, 17, 18, यानी कि एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेंगे लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा कि लास्ट 3 साल के प्रॉफिट को बेस मानते हुए हम उसके एवरेज को बेस मानते हुए हम इस साल का प्रॉफिट भी निकाल लेंगे और जो डिजीज पार्टनर्स है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे उसको। ये अमाउंट आ गया 1,90,000 और 2,70,000 डिवाइड बाय 3, 2,70,000 डिवाइड बाय 3, दैट इज 90,000, करेक्ट। तो इस साल के लिए हम प्रॉफिट जो पिछले साल की 3 साल की एवरेज थी उसको मान लिया गया है, तो इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड सस्पेंस अकाउंट में डालना है, तो ये एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा टिल February 28, 2019 के लिए। ठीक है जी, वो कितना होगा? वो होगा जी 90,000 मल्टीप्लाई बाय ये पूरे साल का प्रॉफिट है, तो 11 मंथ्स का प्रॉफिट इस तरह से निकल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई, तो काट देते हैं इसको। 3 4 जा 3 3 जा 1 2 3 4, फिर 4 7 जा, ये अमाउंट आ गया 11,000, 11,555, 5, 11,77, 77 और 5, 82,500, यानी कि इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट टिल 28 ऑफ फरवरी 28,500 माना जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई। तो मिस्टर जोशी जो डिजीज पार्टनर्स हैं, यहां पर जे हमने लिया उसको, जेज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ, ये डिजीज पार्टनर है तो उसका शेयर हो गया 82,500 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर, हमारे को क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो यानी कि इसका 1/3 आ जाएगा, जो कट जाएगा तो आ जाएगा 3 2 जा 7,500, तो ये अमाउंट आ गया 27,500 जे का शेयर आ गया। कोई डाउट है? नहीं सर ये बात समझ में आ गई है। ये हमारा टाइम बेसिस है, सिंपल सा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 महीने का प्रॉफिट एवरेज के बेसिस पर 90,000 आया था, तो 11 मंथ का प्रॉफिट 11/12 करके आ जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, राइट। तो आगे की बात करते हैं अब कि आगे क्या होगा। अब इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया, अगर आपको इसकी कैलकुलेशन के साथ साथ इसकी जनरल एंट्री भी करके दिखानी हो तो प्रॉफिट का पार्ट है, तो P&L सस्पेंस अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स का नाम है जेज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर अमाउंट 27,500 रुपीज उसके अकाउंट में चला जाएगा ऑन द डेट ऑफ हिज डेथ। बाद में ये सारा अकाउंट पार्टनर्स के एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर इस केस में ऐसा होता कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती। ये तो नॉर्मल केस है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया। अगर क्वेश्चन में ये बोला होता, इसी केस को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इफ रिमेनिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो change to 3:2 after J's डेथ, यानी कि उनकी ओल्ड रेशियो क्या थी? ओल्ड रेशियो थी
नाम था आर और एम का, 1:1, न्यू रेशो यानी कि चेंज हो गई है। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि ये चेंज हो गई उनके उसकी डेथ के बाद, तो क्या होगा? तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से आप इसके डिस्पेंड नहीं करेंगे, आप इनकी गेनिंग रेशो से, यानी कि आपके पास जो एंट्री होगी वो मैंने बताया था गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने ये समझाया था आपको, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डिजीज पार्टनर्स, टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। तो इसके लिए पहले आपको गेन या सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, गेन और सेक्रीफाइस जो भी क्वेश्चन में निकलेगा तब देखते हैं। तो इनकी गेन और सेक्रीफाइस निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो अगर हम एम्स गेन या सेक्रीफाइस निकालें हम, तो क्या निकलेगा? न्यू रेशो है इसकी 3/5 माइनस ओल्ड रेशो है 1/3, तो ये आ गया 15, 9 माइनस 5, that is 4/15. This is what? This is gain. और अगर हम बात करें, दूसरा नाम था हमारे पास, ये एम नहीं है, ये आर है, राम्स, चलो आर है, और दूसरा नाम है एम्स कैपिटल अकाउंट, एम्स गेन और सेक्रीफाइस। 2/5 इसकी न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो 1/3 थी, तो 15, 6 माइनस 5 दैट इज 1/15, इसको भी गेन हो गया, यानी कि गेनिंग रेशो आ गई आपके पास 4:1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बस अब आपको करना कुछ नहीं है। अगर यहां पर ये करना क्यों है, पहली बात तो करना क्यों है, क्योंकि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है, इसलिए हम ये करना है। तो आपके लिए ये जो एंट्री है, ये एंट्री इसको चेंज कर देंगे आप, यानी कि ये एंट्री नहीं होगी, इस एंट्री की जगह दूसरी एंट्री भी वो क्या होगी वो देखते हैं। यानी कि आपके पास गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? आर्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट, और जो प्रॉफिट जा रहा है टू जेस कैपिटल अकाउंट, उसके लिए उसको प्रॉफिट जा रहा था 27,500। तो 27,500 को 4/5 और 27,500 को 1/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो काट देते हैं इसको, 5 5 जा 5 5 जा 20 22,000, और ये आ गया 5,500। ये बात हो रही है एम की, और ये बात हो रही है आर की। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये हमने कैलकुलेशन करके दिखाई है आपको। ये तो आपके पास आर्स कैपिटल अकाउंट में 22,000 डेबिट हो जाएंगे, और एम्स कैपिटल अकाउंट में 55 डेबिट हो जाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्री नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ यही जाएगी एंट्री। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है सर? बिल्कुल समझ में आ गई है सर, आराम से समझें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज दोबारा से समझेंगे, ये चीज अगर रिटायरमेंट के केस में भी लगानी हो तो भी आप इसको लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो केस है ये डेथ के केस में ही पढ़ा जाए। अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में भी आप इस तरह से ही एंट्री करेंगे। अगर रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, और अगर नहीं चेंज हो रही है तो P&L सब्सटेंस अकाउंट से देंगे। तो ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो एंट्री यही है, चाहे वो रिटायरमेंट के केस हो चाहे वो डेथ का केस हो, दोनों के केस में यही एंट्री इंप्लीमेंट होगी। अगर नहीं हो रही है तो P&L सस्पेंस अकाउंट से एंट्री कर दी जाएगी ड्यूरिंग द ईयर, अगर उनकी रिटायरमेंट या डेथ हो रही है। तो ये बात समझ में आ गई ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो अगर हम एंट्री तो यही बनी रहेगी, मगर अगर हम दूसरा केस देखें ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर,
यानी कि सेल्स की बात करें तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कोई बनता है तो उसको हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। एक क्वेश्चन है, एग्जांपल दे देते हैं इसका। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए बी एंड सी, रेशियो है 2:1। बी डाइड ऑन 30th June 2019। बी डाइड on 30th June 2019. Accounts are closed on 31st March every year. Sales for the year ended 31st March 2019. क्वेश्चन में सेल्स की फिगर गिवन है, लास्ट ईयर की सेल्स गिवन है आपके पास 3 लाख, 2019 31st मार्च लास्ट ईयर की। सेल्स ऑफ ₹1 लाख अमाउंटेड बिटवीन पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 2019। और जो सेल्स की फिगर है वो है ₹1 लाख बिटवीन 1 अप्रैल 2019 से लेकर टिल द डेट ऑफ डेथ दैट इज 30th June 19 तक। ये सेल्स की फिगर गिवन है। क्या ये बात समझ में आ रही है दोनों? ये क्वेश्चन का डाटा गिवन है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 30,000। और इसी साल से रिलेटेड जो प्रॉफिट का पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 30,000। कैलकुलेट डिजीज पार्टनर शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। क्वेश्चन में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं है कि किस तरह से निकालना है, तो इसका मतलब ये जो डाटा दे रखा है इसी डाटा को देखकर हम इसके करंट ईयर के प्रॉफिट को टिल द डेट ऑफ डेथ हम निकालेंगे। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर इक्वल्स टू 30,000 प्रॉफिट था, टर्नओवर थी 3 लाख, तो इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगी 3 4 4 5, एक इसका कट गया, 3 से 3 गया, बचा कितना 10%। 10% इज द प्रॉफिट परसेंटेज। क्या बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स परसेंटेज, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट परसेंटेज current year's estimated profit for disease partners should be calculated। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आपके पास करंट ईयर में जो अवेलेबिलिटी है वो टर्नओवर अवेलेबिलिटी है 1 लाख की, तो 1 लाख का 10% आप निकाल देंगे जो बन जाता है 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज क्या है? ये प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर करंट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या टिल द डेट ऑफ डेथ ही माना जाएगा क्या ये? हाँ जी, बिल्कुल माना जाएगा। तो प्रॉफिट आपके पास 10,000 है टिल द डेट ऑफ डेथ, और ये प्रॉफिट जो है ये फर्म का प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट। और शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर, ऑफ डिजीज पार्टनर दैट इज बी। वो कितना होगा? जिसका उतना उसका जितना शेयर था फर्म के अंदर वो कितना है? वो है 2/5। तो 2/5 इसका निकाल देंगे, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, इसको काट देते हैं, 5 2 जा दैट इज ₹4,000। तो बस 4,000 रुपीज उसका प्रॉफिट आ गया, और उसको उसी एंट्री नॉर्मल केस में, क्योंकि क्वेश्चन में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की बात नहीं कही है, तो एंट्री सीधी सीधी लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है उसका, बीस कैपिटल अकाउंट। 4,000
बस सिंपल सी बातें हैं। अब इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी अलग से नहीं करेंगे। गेन शेयर ऑफ गुडविल की बातें मैंने आपको पहले बता दी थी, तो गुडविल के बारे में कुछ अलग से कैलकुलेशन नहीं की करनी है। जो आपका जो बुक में आपके पास दे रखा है कि गुडविल की ट्रीटमेंट गुडविल अकाउंट के थ्रू करनी है, गुडविल की ट्रीटमेंट गुडविल अकाउंट खोल के करनी है, वो आपके कोर्स में नहीं है अब, तो इसलिए हम उस तरीके से नहीं करेंगे। आपकी सिर्फ गुडविल की जो एंट्री है वो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसी तरह से गुडविल का शेयर उसको जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बस अब ये वाला चैप्टर भी खत्म है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूटिव अकाउंट आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है सर, तो आपको बहुत बड़ा आराम है। एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी एक सरफोड़ी थी, बहुत ज्यादा बच्चों के लिए मुश्किल सवाल बनता था ये कि एग्जीक्यूटिव अकाउंट कैसे निकालें सर, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे सर, तो वो सारी बातें खत्म हो गई हैं। तो बस इतनी सारी बातें समझाने के बाद आप जो मर्जी क्वेश्चन उठाएं और करें, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं है, वो मैं बताऊंगा, बाकी दिक्कत आएगी नहीं इतना डिटेल समझाने के बाद। तो तब तक के लिए बाय बाय टाटा। तो आप प्रैक्टिस करते रहें और अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताते रहें, मैं आपको सॉल्व करके देता हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय टाटा।